100 ml of this solution requires 100 ml of this solution requires 200 ml m/2 SCl to observe end point with phenolphthalein. To observe end point with phenolphthalein. फिर से सुन ले प्रॉब्लम. 100 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 and NaSCO3 is added to 500 ml water. Now 100 ml of this solution requires this. To observe end point with phenolphthalein, find composition of mixture. Find composition of mixture. अगर पिछले डेरिवेशंस आपको आते हैं तो प्रॉब्लम सीधे हो जाएगी. मैंने कहा था आप डेरिवेशन की प्रैक्टिस करेंगे. ट्राई करना चाहते हैं बताऊं मैं? वांट टू ट्राई? करो इसको. इतनी देर की प्रॉब्लम थोड़ा ही है. इतनी देर की प्रॉब्लम नहीं है. आप लोग पिछली थ्योरी को प्रैक्टिस करके नहीं आए, इसका मतलब ये है. एक लाइन की प्रॉब्लम है. देखो आप लिख लो कैसे आपको सोचना शुरू करना है. सबसे पहले ये देखें, ये जो आपने इसका 100 ml लिया, यहाँ पर रिएक्ट कराने के लिए 100 ml लिया. 100 ml में दो केमिकल हैं, एक Na2CO3 है और एक NaSCO3 है. इंडिकेटर यूज कर रहे हैं फिनोल्फथलीन. ध्यान देना, आपको थ्योरी से ये नॉलेज होनी चाहिए लास्ट क्लास के डेरिवेशन से कि फिनोल्फथलीन के साथ एंड पॉइंट ऑब्जर्व करें तो कौन रिएक्ट करेगा, Na2CO3 या NaSCO3 या बोथ.
हाँ, तो सबसे पहली चीज ये पता हो कि Na2CO3 रिएक्ट करेगा टिल द एंड पॉइंट विद फिनोल्फथलीन। रिमेंबर, ये रिएक्ट नहीं करेगा। पहले तो बेसिक थ्योरी ये पता हो आपको। दूसरा पॉइंट ये पता हो कि फिनोल्फथलीन के साथ जब एंड पॉइंट आता है तो Na2CO3 कन्वर्ट होता है NaSCO3 में। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। अब ध्यान देना, पिछली थ्योरी अगर आपकी टिप्स पे है तो सब कुछ इजी लगेगा, आपको ओरल लगेगा। फिनोल्फथलीन के साथ एंड पॉइंट तक NaSCO3 अनरिएक्टेड होगा, केवल Na2CO3 रिएक्ट करेगा, और ये रिएक्शन है आपको याद होनी चाहिए, प्लस NaCl। ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि NaSCO3 का X ग्राम है, तो ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे बताओ? मास बाई इक्विवेलेंट मास। बोलो कितना है इक्विवेलेंट मास Na2CO3 का? अब गलती इक्विवेलेंट मास में होती है, ये भी ध्यान रखना। एक HCl से रिएक्ट कर रहा है तो इक्विवेलेंट मास 106। तो बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने ठीक आंसर किया। ग्राम इक्विवेलेंट HCl के कैस कितने होंगे? तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। HCl की नॉर्मेलिटी और मोलरिटी तो बराबर होगी। HCl की नॉर्मेलिटी और मोलरिटी बराबर होगी, इनटू वॉल्यूम 0.1 लीटर इक्वल टू आ गया 1/2 वॉल्यूम 0.2, सॉरी 0.2 लीटर, तो 0.1 आ गया। तो X की वैल्यू आ गई 10.6 ग्राम। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? बिना किसी हेजिटेशन के आप क्लियर बोलें, क्योंकि आपके कैरियर की बात है, ये इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन है, डबल टाइट्रेशन। थोड़ा दिमाग लगाएं, ठीक है। अब देखो, अभी बात पूरी नहीं हुई। ये जो 10.6 Na2CO3 आया वो तो 100 ml में है, क्योंकि HCl से तो 100 ml को रिएक्ट कराया गया। टोटल आपके पास है 500 ml। तो 500 ml में कितना Na2CO3? इसमें कितना होगा बताओ Na2CO3? तो ये होगा 10.6 का 5 टाइम्स 53 ग्राम। तो ये 100 ग्राम मिक्सचर में आ गया। फिर तो 53 ग्राम तो Na2CO3 है। तो NaSCO3 कितना होगा बोलो? बिल्कुल सिंपल है, हो गया। किसी को कोई दिक्कत है इसको करने में? आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में देखेंगे, इवन आईआईटी में और एम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर्स की प्रॉब्लम लिखी है, ऐसे ही आए हैं, इससे टफ बनते ही नहीं है। क्या चेंज करेंगे इसमें अगर प्रॉब्लम नहीं करनी हो? दूसरी प्रॉब्लम लिखो।
नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, जल्दी करो। सारा कुछ यही है, एवरीथिंग इज सेम। ध्यान देना कि 100 ग्राम मिक्सचर में ये दो केमिकल है Na2CO3 NaSCO3, 500 ml वाटर ऐड करके सॉल्यूशन बना लिया, सब कुछ सेम है। ठीक है, अब मैं इसको कट कर रहा हूं, सब कुछ सेम है, इसकी जरूरत नहीं है। और अब जरूरत नहीं है फिनोल्फ्थालीन नाम के इंडिकेटर की, सब कुछ सेम है। ये 200 ml नहीं। अब क्या करना है, यहाँ दो चेंज करना। यहां लिखो कि ये सिर्फ 400 ml लग गया, 400 ml, और इंडिकेटर लिखो मिथाइल ऑरेंज। बाकी प्रॉब्लम 100% सेम, बाकी प्रॉब्लम 100% सेम कि 100 ग्राम मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का, 500 ml वाटर लेके सॉल्यूशन बना लिया, और 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन बनाया हमने 500 ml, बट आगे यूज किया 100 ml। 100 ml of this solution required 400 ml M/2 HCl to observe end point with methyl orange. Find the composition. करो, जल्दी करो, मुझे लगता है कि आप कर लेंगे। अगर पिछली क्लास की थ्योरी की राइटिंग प्रैक्टिस की है तो आप कर लेंगे। करो, फास्ट करो। अब एंड पॉइंट हमने मिथाइल ऑरेंज यूज करके फाइंड किया। अरे इतनी देर की प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब पिछली थ्योरी नहीं आती आप लोगों को, आपने उसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। 2 लाइन की तो प्रॉब्लम है।
कर लिया आप सबने? देखो इतनी देर की प्रॉब्लम नहीं है, इतनी देर की प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान दो। 100 ml में 100 ml में मान लीजिए कि 1 ग्राम Na2CO3 है 100 ml में, और 20 ग्राम NaSCO3 है इसके 100 ml में। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम। तो बताओ A प्लस बी कितना हो जाएगा, बोलो। A प्लस बी होगा 20। भाई 100 ग्राम हमने ऐड किया 500 ml वाटर में, मतलब 500 ml वाटर में मिक्सचर है 100 ग्राम, बट हमने 500 ml वाटर नहीं लिया, सॉल्यूशन नहीं लिया हमने, तो उसका 100 ml लिया। तो इसमें मिक्सचर कितना आएगा भाई? 1/5 कर दो, सिंपल है, 20 ग्राम ही आएगा। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 20 ग्राम आ गया A प्लस बी, बिल्कुल सिंपल है। दूसरा, एक और इक्वेशन बनानी है हमें इस डाटा से, बस हो गया। आपको ये पता होना चाहिए कि मिथाइल ऑरेंज में एंड पॉइंट या कलर चेंज तब आएगा जब Na2CO3 कंप्लीटली कंज्यूम होगा, NaSCO3 कंप्लीटली कंज्यूम होगा, तो मिथाइल ऑरेंज के कलर में चेंज आएगा। मतलब ये है, ये दोनों रिएक्शन होने वाली है। Na2CO3 कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, CO2 गैस लिबरेट होगी। NaSCO3 कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, CO2 गैस लिबरेट होगी। अब ए और बी में एक इक्वेशन और बनानी हमें। तो अगर इसका 1 ग्राम लिया हमने, तो ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? ये रिएक्शन है, इसको देख के इक्विवेलेंट मास निकालो। तो ये हो जाएगा A/53। Na2CO3 का इक्विवेलेंट मास 53। NaSCO3 के ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? ये मान लिया 20 ग्राम। तो मास बाई इक्विवेलेंट मास B/84 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज्ड, तो 1/2 इंटू 0.4। ये इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ए और बी निकालो। 8th स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम है, लीनियर इक्वेशंस हैं, सॉल्व कर लो। क्या करो, सिंपल है, इसमें 53 से डिवाइड कर लो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। ए कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा अकेला। सॉल्व कर लोगे इसको पूरा?
चलो अब वर्कशीट 4 निकालो। वर्कशीट 4 देखो, उसको खत्म करते वरना वो पेंडिंग रह जाएगी। वर्कशीट 4 निकालो। वर्कशीट 4 की पिक्चर क्लियर नहीं है, क्या लिखा हुआ है? हाँ ये ठीक है। देखो वर्कशीट 4 फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, जो भी आपको पूछना है। फर्स्ट प्रॉब्लम नंबर लिख देना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ प्रॉब्लम देखो। हाउ मेनी ग्राम ऑफ C2H6 शुड बी बर्न कंप्लीटली, ध्यान देना, to get same amount of CO2 as produced from the strong heating of 14.6 gram this for a very long time। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है आपको इसकी हीटिंग से कितनी CO2 आ रही ये नहीं आया हो। ये तो 9/10 की भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी। 14.6 ग्राम MgSCO3 है। MgHCO3 होल ट्वाइस, इसको आप हीट कर रहे हैं इसके 14.6 ग्राम को, तो MgCO3 बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। 14.6 ग्राम आपने इसके हीट किए फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। इसका मतलब है कि या तो ये इसको कंप्लीटली ब्रेक कर रहा है, ये समझ में आ गया इतना आप सबको? अरे बेटा आशीष, आंसर डिफरेंट आ रहा होगा तभी तो दिक्कत आ रही है। सेम आंसर आ जाए तो दिक्कत कहाँ थी? चलो देखो, निकालो कितनी CO2 आपको मिलेगी। पहले तो जल्दी जल्दी करो, आप खुद करते जाओ। इसमें CO2 कितनी आएगी निकालो। 8.8 ग्राम
बट यहाँ पे जो एक वर्ड लिखा हुआ है ये थोड़ा ध्यान देने वाला है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग नंबर 1 फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ये जो वर्ड लिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये है, एग्जामिनर ये चाहता है कि जो MgCO3 बना, इससे भी CO2 आई, इससे भी CO2 आई, और इन दोनों को ऐड कर दो आप, तो ओवरऑल रिएक्शन ये बनती है। ये बनेगी ओवरऑल रिएक्शन। तो 14.6 ग्राम से ये एक्चुअल में 2 मोल आने वाले हैं। अमाउंट डबल करो, इतनी CO2 आएगी। अब ये कह रहे हैं इतनी CO2 आपको कहां से प्रोड्यूस करनी है, साथ ही साथ C2H6 के कंबशन से। C2H6 के कंबशन से इतनी ही प्रोड्यूस करनी है। पता करो जरा, 17.6 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितनी इथेन चाहिए, निकालो। देखो क्या आंसर आता है। जल्दी करो। आंसर आ गया सबका? यस और नो? देखो करेक्ट ऑप्शन क्या दिया गया है। ओहो, आप लोग उल्टे सीधे काम करवाते हैं मुझसे। देखो, हो सकता है यहाँ कोई गलती कर रहे हो आप लोग। ये तरीका है, ऐसे करना है, बस आंसर इसी से आएगा। करेक्शन कर लो ढंग से, अगर ये आंसर ठीक निकाला, वैल्यू ठीक निकाली। तरीका यही है, यहाँ पे बस जो काम की चीज है वो ये है, ध्यान देना। उसने लिखा है स्ट्रॉन्ग हीटिंग। अरे कोई बात नहीं, 8.8 किसने कहा था फिर? कोई बात नहीं, तरीका ये है, यहां से करो। यहाँ CO2 की वैल्यू निकालो, जो CO2 आएगा उसको बनाना है कितने इथेन से, ऐसे करना। मेथड समझ में आ गया कैसे करना है? अप्रोच समझ में आई कैसे करना है? चलो, ये तो बात थी फोर्थ की। फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, क्या बात है भाई, 7 सबको डाउट बन गई। सैंपल ऑफ एसीटोन अंडरगोज 40% डाइमराइजेशन, then mole fraction of the dimer in the final mixture undergoes 40% dimerization। अच्छा, देखो बिल्कुल जनरल नॉलेज की प्रॉब्लम है।
इसका मतलब है कि आप परसेंट में ट्रैप हो गए। देखो हमें नहीं मालूम एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, मान लेते हैं एक्स फॉर्मूला है, बट डाइमराइजेशन का मतलब मालूम है हमें। डाइमराइजेशन वर्ड का मतलब है 2 मोल का इकट्ठा होना। अगर 3 मोल इकट्ठे हो गए तो क्या कहते हैं उसको बताओ? अगर 3 इकट्ठे हो जाते तो क्या कहते हैं? ट्राइमराइजेशन। 4 इकट्ठे हो जाते तो टेट्रामराइजेशन, और 1000 इकट्ठे हो जाते तो क्या कहते? 1000 इकट्ठे होते तो क्या कहते? पॉलीमराइजेशन। बहुत बढ़िया। अब देखना ये जनरल नॉलेज की प्रॉब्लम है, 8th स्टैंडर्ड की, परसेंट की। 8th स्टैंडर्ड के परसेंट की प्रॉब्लम है, अब ध्यान देना। 8th स्टैंडर्ड। अगर मैं कहूं, देखो एक डाटा लेके चल रहा हो तो डाटा लेके भी चलो। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके 100 मोल हैं, ध्यान देना जनरल नॉलेज की प्रॉब्लम। अगर मैं कहूं कि इसके 100 मोल हैं और ये डाइमराइज हो गए तो कितने बने होंगे? सारे डाइमराइज हो गए, ऑल। तो इस डाइमर के कितने बनेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डाइमर के 50 बनेंगे। अगर ये पूरा का पूरा 100 मोल डाइमराइज हो गया, पूरा 100 मोल डाइमराइज हो गया तो आधे बनेंगे ना। डाइमर मतलब दो दो इकट्ठे होना। नहीं तो क्या करो, रेशियो देख लो, इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट 2 है। तो जब ये कंप्लीटली डाइमराइज होगा, कंप्लीटली, तो 50 बनेंगे। बताओ मुझे जरा, अगर ये 40% डाइमराइज होता है, प्रॉब्लम में लिखा है, अगर ये 40% डाइमराइज होता है तो इसके कितने बनेंगे, बता सकते हो? बहुत बढ़िया आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। लगभग बच्चों ने दे दिया है आंसर। अगर ये 40% डाइमराइज होता है ना तो इसके 20 बनेंगे, और बचेंगे इसके कितने? 60। इसके तो 40 गए ना। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आपको, या सुनो? अब हमें बताना है किसका मोल फ्रैक्शन, बताओ। डाइमर का मोल फ्रैक्शन बताना है। तो व्हाट अबाउट मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइमर? मतलब प्रोडक्ट का मोल फ्रैक्शन बताना है, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बाई टोटल मोल्स। 60 + 20, 1/4 आ गया, 0.25। समझ में आया कि नहीं आया? अब थोड़ा ध्यान से सोचो, क्या ये जनरल नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं थी? थोड़ा सा सोचते हो गई थी, इसमें क्या था? थोड़ा तो अप्लाई करना पड़ेगा अपने आप को। अगर आपको आईआईटी में जाना है, अगर एम्स में जाना है, तो कुछ तो डिफरेंट दिमाग होना चाहिए। चलो देखो एक और है प्रॉब्लम, 8th प्रॉब्लम। 8th प्रॉब्लम में अमोनिया ब्रेक हुआ N2 और H2 में, और H2O2 रिएक्ट करके वाटर में आ गए। पहली बात तो ये कि ये दोनों रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है।
पहले तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा। What will be the amount of water which will be obtained if 5 moles of ammonia is mixed with 3 moles of O2? परसेंट यील्ड फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन की आपको गिवन है। 8th प्रॉब्लम हुई आप लोगों से कि नहीं हुई? यस और नो? बहुत बढ़िया, आप लोगों ने कर ली। जिन्होंने नहीं कर पाई अभी तक वो देख ले। 8th प्रॉब्लम, सबसे पहले तो इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लाओ। बैलेंस्ड फॉर्म में लेके आओ, सॉरी 2H2O बैलेंस्ड फॉर्म में लेके आओ। फिर आपको दिए गए हैं अमोनिया के कितने मोल्स? अमोनिया के मोल्स कितने हैं? ये हैं 5 मोल्स, ठीक है। और O2 के 3 मोल। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट भी है। अमोनिया के 5 मोल, O2 के 3 मोल। पहले मुझे बताओ कि अमोनिया के 2 मोल से हाइड्रोजन के कितने मोल बनेंगे? निकालो, जल्दी करो, एक एक करके आंसर करो। हाइड्रोजन के मोल्स निकालो सबसे पहले तो इस बैलेंस रिएक्शन को यूज करके। तो साफ दिख रहा है कॉफिशिएंट 1.5 टाइम्स है। मोल का जो कॉफिशिएंट है 1.5 टाइम्स है, तो ये 1.5 टाइम्स कर दो, 7.5 मोल आएगा। ठीक है, ये 7.5 मोल है आपके पास। अगली रिएक्शन में आ गया। अब देखें, 2 रिएक्टेंट की अमाउंट नोन है, इनमें लिमिटिंग रिएजेंट बताओ कौन है? वाटर की अमाउंट निकालने से पहले लिमिटिंग रिएजेंट बताना पड़ेगा। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? ये जो मोल मालूम है, इनमें कॉफिशिएंट से डिवाइड करो। O2 का कॉफिशिएंट 1। अच्छा, हमारी चली होगी।